स्वागत है मेरे बहुत प्यारे दोस्तों एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। और ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सो फार इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जब से सीए इंटरमीडिएट का नया सिलेबस आया है तब से कुल एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बाकी कभी यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया। इवन दो आरटीपी में तक भी 3 आरटीपीस में एएस वन का कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस एएस की कितनी इज्जत है। बाकी हाँ, एक बार हम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि कभी गलती से आ जाए तो आप मेरे प्रति कोई क्रांतिकारी शब्दों का प्रयोग अपने मन में, भावनाओं में, वचन में ना लाएं, हैशटैग और @ वगैरह ना चलने दिमाग में। इसीलिए बस हम इस एएस को कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज ही इसको उठाएं और आज ही इसको बाइंड अप कर दें। ठीक है सरकार। तो सरकार, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर मतलब प्रकट करना, प्रस्तुत करना, डिस्क्लोज करना ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज हमने फॉलो की हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है, उसको डिस्क्लोज करना है। बस कैसे डिस्क्लोज करना है, क्यों डिस्क्लोज करना है, क्या डिस्क्लोज करना है, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 हमें बताता है। एक बात बहुत क्लियर कर लो कि इस एएस में आपको किसी अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताया नहीं जा रहा कि आपको ये करना है या ये करना है या ये करना है या ये करना है, कुछ नहीं। वो बता रहा है कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कैसे करना है, वो ये बता रहा है। वो ये बिल्कुल नहीं बता रहा कि आपको इन्वेंट्री के लिए ये पॉलिसी फॉलो करना है, कि डेप्रिसिएशन के लिए ये फॉलो करना है, या डिविडेंड की अकाउंटिंग के लिए ये करना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए ये करना है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने ऐसी कोई बात नहीं कही। बोल रहा है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हैं आपको उसे डिस्क्लोज करना है, और खासतौर से वो जो आपके डिसीजन मेकर के डिसीजन को प्रभावित करने वाली हो। तो बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं सरकार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज? तो सर, अकाउंट्स के रूल, प्रिंसिपल्स, आपका बेंचमार्क जिसके आधार पर आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकती हैं, क्यों नहीं होंगी? डेप्रिसिएशन, खैर डेप्रिसिएशन तो अब आजकल क्या है, AS 10 PPs गवर्न हो गया, और उसमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए आजकल वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलने लगे, वो पॉलिसी में नहीं ला रहे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ले लो, या कोई दूसरे जो भी फैक्टर्स आपको समझ में आ रहे हैं, जहां पर आपके पास एक से ज्यादा विकल्प अवेलेबल हैं, या तो एएस के द्वारा या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के द्वारा। तो जहां आपको अकाउंट्स बनाने के लिए एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे बाय एएस और बाय GAAP, और आपने उनमें से किसी एक का चुनाव किया है, तो चुनाव जो किया है आपको उसका इंफॉर्मेशन अपने रीडर्स को, जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने जा रहे हैं, उनको देना पड़ेगा। अब समझो बेटा, आपके अकाउंट्स में हजारों लाखों एस्पेक्ट हैं, हजारों एस्पेक्ट्स हैं। जहां पर ड्यू केयर और डिसीजन का पार्ट आ जाता है, वहां पर मैनेजमेंट हैव टू डिसाइड कि हमें आगे क्या करना है। एएस की अपनी लिमिटेशन है, इंड एएस की भी अपनी लिमिटेशन है। एएस कुल मिला के 32 थे, उसमें से 5 तो हट गए, तो कुल मिला के 27 एएस हैं। 27 एएस में से कुछ बड़े टेक्निकल हैं, जैसे आपका बोरोइंग कॉस्ट का क्या करना है, लीजेस का क्या करना है, टैक्सेस ऑन इनकम क्या क्या करना है। कुछ जनरलाइज हैं, फिक्स एसेट्स कैसे अकाउंट फॉर होगी, इन्वेस्टमेंट कैसे अकाउंट फॉर होंगे, कोई रिलेटेड पार्टी तो उसका डिस्क्लोजर कैसे दिया जाएगा, बिजनेस अगर बंद कर रहे हैं तो कैसे खाते बनाने हैं, इंपेयरमेंट अगर एसेट्स में हो रहा है तो कैसे करना है, प्रोविजन कंटिजेंसीज को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। तो कुछ मैटर्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एड्रेस कर दिए, लेकिन सब वो टोटल का मुट्ठी भर है, और पूरा जहान खुला हुआ है। और सब ICAI की या किसी भी अकाउंटिंग बॉडी की औकात नहीं है कि वो हर छोटे बड़े मैटर पे एक एएस दे दे।
तो पता पड़ा कि फिर एक कोर्स बनेगा अलग से, सिर्फ कोर्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑल्दो चलता है, आईसीआई उस पर भी करती है, आईएफआरएस पे कोर्सेज चलते हैं, इंड एएस पे कोर्सेज चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे तो हजारों एएस बन जाएंगे और उसके बाद भी पूरे एस्पेक्ट कवर नहीं हो पाएंगे। तो AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं बोल रहा आपको कि ये वाली पॉलिसी फॉलो करना है, वो ये बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने फाइनल अकाउंट बनाते समय जिन जिन पॉलिसीज का चयन किया है, सिलेक्ट किया है, और वो पॉलिसीज इंपॉर्टेंट हैं, आपके रीडर को उनके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करने में सक्षम हैं, तो आपको उन्हें अपने नोट्स टू दी अकाउंट्स में, नोट्स टू दी अकाउंट्स में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोट्स टू दी अकाउंट्स में प्रॉपरली एक साथ एक जगह पे एक्यूमुलेट करना है। आप सोचोगे सर एक काम करते हैं, अपन तो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं हमारी पॉलिसीज क्या थी, वो जो बुकलेट है उसमें 2 पेज भरा रहे हैं एक्स्ट्रा, नहीं भरते हैं, तो साहब आपकी 12 बज जाएगी, लंका लग जाएगी। ध्यान रखना, आपको बकायदा नोट्स टू दी अकाउंट्स में ही, जहां पर आपने फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स बनाई है, उसके साथ ही आपको जो नोट्स टू दी अकाउंट्स थे वहीं पर इन सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो आपने फॉलो की हैं वाइल प्रिपेयरिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना होगी। और ये भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि आपने एक डब्बा लिया, उसमें पॉलिसी भरी, उसको ऐसे लाया और ऐसे फैला दिया, तो कोई यहाँ पीएल में पड़ी है, तो कोई यहाँ बैलेंस शीट में पड़ी है, तो कोई कैश फ्लो के साथ पड़ी है, कोई ऑडिटर रिपोर्ट में पड़ी है, कोई डायरेक्टर्स रिपोर्ट में पड़ी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड हैव टू बी प्रेजेंटेड एट ए सिंगल प्लेस। सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक ही जगह पर आपको प्रेजेंट करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 4 कहीं और कर दी, 4 कहीं और कर दी, 3 कहीं और कर दी, सारी एक साथ आएंगी। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज जब आप अपने नोट्स टू दी अकाउंट्स में प्रेजेंट करोगे तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आप ऐसी सिलेक्ट करें या इस प्रकार सिलेक्ट करें कि वो हमारे रीडर्स, जो हमारे अकाउंट के यूजर्स हैं, उनके पर्पस सॉल्व करें। कभी किसी कारण से अकाउंटिंग पॉलिसीज में परिवर्तन करना पड़ सकता है, कर सकते हैं। ट्राई यही करना है कि नहीं करना पड़े, ट्राई यही करना है कि नहीं करना पड़े, लेकिन अगर किन्हीं रीजनों से आपको ऐसा करना पड़ा तो आपको वो फैक्टर्स, वो रीजंस बताने पड़ेंगे कि क्यों हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में परिवर्तन किया है, उसका इंपैक्ट हमारे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या पड़ रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूचर में अगर उसका कोई इंपैक्ट पड़ना है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। और अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी इफेक्ट तो पड़ रहा है लेकिन आप उसको मॉनेटरी टर्म में क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फैक्ट आपको बताने पड़ेंगे कि हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो हमने ये मेथड चेंज की है, हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज की है। तो सर मोटे मोटे तौर पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करते समय आपकी कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हैं, वही गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। क्यों है समझ लेंगे वो भी। इनको क्या डिस्क्लोज करने की जरूरत है कि जब हमने अकाउंट्स बनाए तो हमने ये मानते हुए खाते बनाए कि हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं। जब हमने खाते बनाए तो ये मानते हुए खाते बनाए कि हम एक्रूअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जब हमने खाते बनाए तो ये मानते हुए खाते बनाए कि हम कंसिस्टेंटली अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंटिन्यू कर रहे हैं ईयर टू ईयर बेसिस पर। ये डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है क्या? आंसर आया सर नहीं है। और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्या है? हाँ फिर है। तो ये सारी चीजें AS1 आपको बताता है। क्या बोलता है जरा देख लेते हैं। तो AS1 में इन्होंने बोला कि सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, कितना भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लें, कितने भी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लें, डाइवर्सिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अनअवॉइडेबल फॉर 2 रीजन। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, अकाउंटिंग पॉलिसी की डाइवर्सिटी को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के माध्यम से कवर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट एंड डू नॉट कवर ऑल पॉसिबल एरिया ऑफ अकाउंटिंग एंड एंटरप्राइजेस हैव द फ्रीडम ऑफ अडॉप्टिंग any reasonable accounting policy in area not covered by the accounting standard। यानी अगर आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पालन कर रहे हैं और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक से ज्यादा विकल्प आपके पास अवेलेबल हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप उनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हो। अच्छा सर, दूसरा, अगर ASB बन गए तो ASB तो
कई जगह पर एक से ज़्यादा विकल्प देते हैं। जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में बोलते हैं कि अगर आपको हिस्टोरिकल मेथड फॉलो करना है तो आपके पास स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, आपके पास हिस्टोरिकल में जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड है, जनरल आइडेंटिफिकेशन के अंदर फीफो है, वेट एवरेज है। दो अलग अलग पॉलिसी हो गई। फिर आपके पास नॉन हिस्टोरिक में भी दो ऑप्शन है सर, एक है आपका एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और एक है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो आपने एएस में भी तो विकल्प दे रखे हैं कि आप ये कर लो या ये कर लो, ये कर लो या ये कर लो। फिर आप क्या करोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इट इज द मैटर ऑफ पॉलिसी। आप क्या चाहते हैं? ऑल तो कुछ कंपनीज के ऊपर तो कंपल्सरीली इनडायरेक्ट मेथड लागू होती है, लेकिन फिर भी जिन कंपनीज के पास दोनों विकल्प अवेलेबल हैं वो तो चूज कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के ऐसे बहुत सारे हजारों अलग अलग एस्पेक्ट हैं जो एएस में कवर ही नहीं होते, और आपके पास वहां पर मल्टीपल, एक से ज्यादा विकल्प उपलब्ध हैं और आप उनमें से किसी एक का यूज करते हुए अपने खाते बना रहे हो। दूसरा, एएस ने भी बहुत सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज किया है, लेकिन उसने भी स्टैंडर्ड के अंदर एक से ज्यादा विकल्प दिए हैं। एएस 13 में भी वेट एवरेज मेथड, फीफो मेथड। फिर अब आप क्या करोगे? तो सिनेरियो ये है कि कुछ एएस में कवर नहीं होते और कुछ एएस में कवर होते हैं, और सब जगह आपके पास एक ही चीज को अकाउंट फॉर करने के एक से ज्यादा विकल्प अवेलेबल हैं। तो आप ये तो मान के चलो कि भाई दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली तो कंपेरेबल हो नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों अकाउंट कंपनीज ने अपने अलग अलग पॉलिसीज के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, और पॉलिसी चेंज तो पूरे फाइनेंशियल फिगर्स भी चेंज। तो अब एटलीस्ट जब ये दो कंपनीज जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर करके एक इन्वेस्टर, एक डिसीजन मेकर, एक लैंडर कंपनी के बारे में निर्णय लेने वाला है, उसको ये तो पता तो कम से कम मालिक कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय किन पॉलिसीज का पालन किया गया और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो किया गया, ताकि उससे जो भी एडजस्टमेंट करना हो अपनी कैलकुलेशन के लिए तो वो कैलकुलेशन करके डेटा को कंपेरेबल बनाकर निर्णय ले सके कि भाई उसको क्या करना है आगे। आपने अगर दोनों ने ये बताया नहीं कि इसका आधार क्या है, हमारी अकाउंट किस आधार पर बने हैं, हमारे अकाउंट किस आधार पर बने हैं, तो फिर तुम मानेगा कि दोनों के आधार सेम है और दोनों को सीधे कंपेयर कर लेगा। अब एक कंपनी है जो अपने खर्चों को डेफर्ड और अमोर्टाइज करती है, एएस 26 इंटेंजिबल एसेट्स, दो शर्तें पूरी हो जाए तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। लेकिन साहब हमारी पॉलिसी हम नहीं करते कैपिटलाइज, हम तो पूरा की पूरा एक बार में राइट ऑफ कर देते हैं, खर्चा है सर हमें नहीं रखना। दूसरी कंपनी उसको डेफर्ड और अमोर्टाइज कर रही है, लो साहब काम खत्म, कंपैरिजन खत्म, क्योंकि एक ने 50 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए लाभों पे इकट्ठे चार्ज कर दिए और एक ने वही 5 करोड़ रुपए 5 सालों में चार्ज करना है, तो वो 50-50 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। तो पहली कंपनी की तुलना में दूसरी कंपनी के प्रॉफिट 4.5 करोड़ से तो 80 बढ़ गए, 4.5 करोड़ के प्रॉफिट बढ़ गए, तो मतलब डिसीजन मेकिंग चेंज हो गई, परसेप्शन ही चेंज हो गया। तो साहब डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय जो कंटेंट लिखे हैं उनको लिखते समय आपने किन पॉलिसीज का उपयोग किया है। चलो और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, सिंस द एंटरप्राइज ऑपरेट इन डाइवर्स सिचुएशन, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस फॉर ऑल द टाइम। ये एस ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारी औकात थोड़ी है, अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग सिचुएशन में काम कर रही हैं, आपने कॉस्ट में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कितनी सारी कॉस्टिंग थी, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। तो इतने सारे डायमेंशन में जब ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं तो सबके लिए एक कॉमन रूल्स ऑफ अकाउंट कैसे बन सकते हैं, तो आपको इतनी लिबर्टी तो उनको देनी पड़ेगी। और सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कई सारे बिजनेस में तो अपने हाथ वैसे खड़े कर दिए, बोले मिनरल एंड माइंस में अपन ने हाथ खड़े कर दिए, एंड सब अपने कुछ नहीं आता, आप अपने हिसाब से देख लो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मांग रही हैं, तेल के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, हाथ खड़े कर दिए, खदानों पे हाथ खड़े कर दिए। तो यहां दो बातें हो गई, एक तो सर अकाउंटिंग पॉलिसीज सारे ऑर्गेनाइजेशन की एक जैसी बनाई ही नहीं जा सकती, और दूसरा आपके एएस की भी एक लिमिटेशन है, वो 1000 एएस लागू नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो एड्रेस किया वो मेजर हेड थे, लेकिन जो नॉर्मल हेड है, जो माइनर हेड्स हैं, उसके लिए तो उन्होंने क्या बोला कि आप तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP का पालन करते हुए अपने खाते बनाइए। बस अब इतना ध्यान रखिए कि जो आधार आपने अकाउंट्स बनाने का लिया था, उस आधार का
प्रॉपर डिस्क्लोजर अपने नोट्स टू द अकाउंट्स में कर दीजिएगा, बस इतना हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। चलो आगे पढ़ो। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देयरफॉर permit more than one policy even in areas covered by it। अभी बताया अपन ने, difference in accounting policies leads to difference in reported information even if underlying transaction are same। दो कंपनी है TCS इन्फोसिस, एक ने अपने पूरे खर्चे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा था किसी सॉफ्टवेयर पे उसको डेफर्ड और अमोर्टाइज करा, एक ने बोला कि नहीं हम तो पूरा की पूरा राइट ऑफ करेंगे उसी साल जिस साल हमने खर्च किया। डाटा सेम है, दोनों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों खर्चे भी बहुत सारे कर रहे हैं, लगभग अमाउंट भी इनका मोरलेस सेम है, लेकिन एक ट्रीटमेंट कुछ और कर रहा है, एक ट्रीटमेंट कुछ और कर रहा है, तो शाबा हो गई, शाबा हो गई ना। हाँ, फिर तो आगे बढ़े, क्या बोलते हैं, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयरफॉर सफर to diversity। The qualitative characteristics of comparability of financial statement therefore suffer due to diversity of accounting policy। Or since uniformity is impossible and accounting standard permit more than one alternative in many cases, it is not enough to say that all standards have been complied with। क्योंकि आपने वो तो फॉलो कर लिए जो आपके ऊपर एप्लीकेबल थे, लेकिन जिनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं बने थे उसमें आप क्या कर लोगे, या जिनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने थे और एक से ज्यादा विकल्प उपलब्ध थे तो एक कंपनी ने पहला ऑप्शन चूज किया दूसरी ने दूसरा, अब आप क्या कर लोगे। ठीक है सरकार, समझ गए। तो यहां पर क्या बोलते हैं, सिंस यूनिफॉर्मिटी इज इम्पॉसिबल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड परमिट मोर देन वन ऑल्टरनेटिव इन मेनी केसेस, it is not enough to say that all standards have been complied with। For these reasons, accounting standard number 1 require enterprises to disclose significant accounting policies actually adopted by them in preparation of financial statement। बोले हमारी तो औकात है नहीं, तो एटलीस्ट हमने इतना बोल दिया कि तुम जो फॉलो कर रहे हो, जो कर रहे हो, एक तो वो सही होना चाहिए, मटेरियलिटी के हिसाब से होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म को ध्यान रखते हुए बनना चाहिए, ठीक है, प्रूडेंस के हिसाब से बनना चाहिए, जो भी फॉलो कर रहे हो वो सही होनी चाहिए, और अगर है तो एटलीस्ट आप उसका डिस्क्लोजर तो कर ही दो, क्योंकि हमारी तो औकात थी नहीं कि हम सब दुनिया भर के जितने ट्रांजैक्शन है सबके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेके आ सकें, सेट प्रिंसिपल लेके आ सकें, और वो ले भी आएंगे तो सर दो अलग अलग तरह की कंपनी पर वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, किसी एक को वो गलत होंगे तो उसके तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बर्बाद हो जाएंगे, तो नहीं कर सकते सर। आगे बढ़ो ना। सच डिस्क्लोजर अलाउ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टेक द डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसी इनटू कंसिडरेशन एंड टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन देयर एनालिसिस ऑफ सच स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला था, TCS और इन्फी की बैलेंस शीट है, एक ने पूरा मोटाइज कर दिया, एक ने नहीं करा। अब मैं इन्फी को कंसीडर कर रहा हूं और TCS ने क्या किया, पूरा मोटाइज कर दिया, तो मैं कंपेरेबल बनाने के लिए या तो यहां पर भी पूरा राइट ऑफ कर दूं या यहां पर तो एज इट इज रहने दूं और यहां पे रिवर्स बैक कर दूं, उसके बाद जो प्रॉफिट आएंगे अब कंपेरेबल है इन्फी के और TCS के। तो ऐसा कुछ करेगा इन्वेस्टर, लेंडर, ताकि वो इन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सके। ठीक है सर, और आगे, सच डिस्क्लोजर अलाउ द यूजर, अच्छा ये अपन ने कर लिया। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है सर, अब आगे क्या बोलते हैं, एज एक्सप्लेन्ड इन द preceding paragraph, such disclosure facilitate more meaningful comparison between financial statement of different enterprises for same accounting period। ठीक है, leave it। The standard also require disclosure of change in accounting policy such that the user can compare financial statement of same enterprises for different accounting period। सीधी बात है, आपने अगर अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करी हैं तो आपके इस साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से वेरी कर सकती है। तो आप क्या करें,
आप डिस्क्लोज कर दें कि भैया हमने इस साल से अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी है। एक तो उसका रीज़न ये था, रीज़न बताना पड़ेगा। एम ए नहीं कि हम राजा हैं, हमने बोल दिया बस हमने पॉलिसी चेंज कर दी, बात खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश गुड नाइट, ऐसे नहीं। आपको बाकायदा फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्यों आपने अपनी पॉलिसी चेंज करी, उसके फाइनेंशियल इंपैक्ट बताओ, इस साल के लाभों पर क्या पड़े, भविष्य में क्या पड़ सकते हैं, और अगर क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ये भी बताओ कि हम क्वांटिफाई नहीं कर पाए, अपनी इनेबिलिटी एक्सप्रेस करो। चलो आगे, इससे क्या होगा कि आपका जो रीडर है वो अगर आपकी ही इंट्रा फॉर्म कंपेरिजन कर रहा है, आपके ही करंट ईयर की परफॉर्मेंस को प्रीवियस से कंपेयर करके ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कंपनी अच्छा कर रही है बुरा, ताकि मैं इसमें पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो उसको चीज़ें क्लियर रहेंगी, पता रहेंगी, और वो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेगा दोस्तों। चलो और आगे पढ़ो ना यार दोस्त, क्या बोलते हैं, द स्टैंडर्ड अप्लाई टू ऑल एंटरप्राइजेस। सर जब आपने कुछ बताया तो है नहीं इसमें, आप जबरदस्ती में ज्ञान दिए जा रहे हो, पहले जा रहा हूँ ज्ञान, तो लागू कर दो सब पे कि भैया जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा उसे ये तो बताना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का आधार क्या है, ये तो बतानी पड़ेगा ना यार दोस्त, नहीं तो कंपैरिजन कैसे होगा, तो सर बताना पड़ेगा। तो मतलब दिस एएस इज एप्लीकेबल ऑन ऑल एंटिटी, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। ऑल तो कंपनीज को तो देखो कंपनी सेट के हिसाब से, कंपनी सेट 2030 के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उनके ऊपर एप्लीकेबल उसका पालन करना जरूरी है। और इसने क्या बोल दिया, सर इसका पालन तो सब लोग करेंगे, तो मतलब सबको करना है। अब सर सबसे पहला पार्ट आ रहा है आपके एएस 1 का कि भैया हमारे अकाउंट्स बनाते समय 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, और ये वो अजम्पशंस हैं जिनके बारे में हर एक रीडर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट को पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति ये मानता है कि हर एक कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो इन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का पालन करते हुए बना रही है। यानी जब एक रीडर अकाउंट्स पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में क्लियर है कि ये तो मानते हुए ही खाते बने हैं, यानी इसको कंपनी डिस्क्लोज करे ना करे उसे पता है कि इसके बेसिस पे खाते बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके बेसिस पे खाते नहीं बने, यानी इन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का पालन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय नहीं हुआ है, तो आपको फिर उसका डिस्क्लोजर और उसका क्वांटिफिकेशन करके अपने रीडर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्लियर है कि सर कंपनी ये मानते हुए अपने खाते बना रही है कि उसका भविष्य उज्जवल है, यानी वो अगले साल और उसके अगले साल और उसके अगले साल अपना बिजनेस चलाते रहेंगे। यानी कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, देयर इज नाइदर एनी इंटेंशन नॉर एनी कंडीशन प्रिवेलिंग टू शट डाउन द बिजनेस इन फोरसीएबल फ्यूचर। निकट भविष्य में व्यवसाय बंद करने के कोई कारण, कोई इंटेंशन हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बिजनेस के जब खाते बने तो ये मानते हुए बने कि इसके बाद अगली साल अगली बैलेंस शीट बनेगी, यानी एटलीस्ट अगली बैलेंस शीट बनने तक कंपनी बंद नहीं होगी। और जब ऐसा है तो आपको पता है आपके पूरे अकाउंट्स के आधार ये होंगे कि भाई ये फिक्स एसेट है, खासतौर से फिक्स एसेट है, ये फिक्स एसेट इस साल नहीं अगले साल, उसके अगले साल और उसके अगले साल और कई सालों तक यूज होना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये एसेट्स निकट भविष्य में बेचने की जरूरत नहीं है, और जब ये एसेट्स निकट भविष्य में बेचने की जरूरत नहीं है तो इसका बाजार में क्या भाव चल रहा है कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है दोस्तों कि अगर आपका बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो आपकी जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, जिनको रखने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेचना नहीं है, आज उनके बाजार भाव में कितना भी परिवर्तन आ जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए, वृद्धि हो जाए, गिरावट आ जाए, आपको उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। आप उसे कॉस्ट पे चलाओ, अगर वो डेप्रिशिएबल है तो समय के आधार पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो और डब्ल्यूडीवी पे बैलेंस शीट में शो करो। क्यों? क्योंकि बिजनेस निकट भविष्य में बंद होने की संभावनाएं नहीं रखता है। तो जब बिजनेस निकट भविष्य में बंद नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में हमें कोई जरूरत नहीं है ये देखने की कि ये फिक्स एसेट्स आज बाजार में कितने की चल रही हैं। हाँ, एएस 28 जरूर ये बोलता है कि भैया ये चेक कर लो कि आप इस एसेट्स को जिस वैल्यू पर अपनी किताबों में दिखा रहे हैं, क्या ये एसेट्स उतनी वैल्यू का बेनिफिट प्रोवाइड करने में कैपेबल है। ये बात ये नहीं कर रहा कि गोइंग कंसर्न खत्म हो गई, गोइंग कंसर्न है, लेकिन एसेट्स अगर अपनी किताबों में 10 करोड़ की दिख रही है तो क्या ये 10 करोड़ के फाइनेंशियल बेनिफिट देने में कैपेबल है। अगर ये फाइनेंशियल बेनिफिट 9 करोड़ के ही आ रहे हैं
तो फिर आप इस असेट्स को 10 पे मत दिखाओ, क्योंकि इस असेट्स की औकात अब 9 करोड़ रुपए रह गई है और आप 1 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करो। लेकिन ये कब? जब आप एक गोइंग कंसर्न है। अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे दोस्तों, तो आपकी जो फिक्स असेट है, आपके जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी नॉन करंट एसेट है, दे ऑल आर गोइंग टू बी रियलाइज इन नियर फ्यूचर। निकट भविष्य में अब आपकी वो असेट जिसको आपने अभी तक नॉन करंट में क्लासिफाई किया था, वो भी अब सब विद इन ईयर बिकने वाली है। तो जब वो बिकने वाली हैं, तो अब हम उसकी कॉस्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि अपने रीडर को ये बताएंगे कि ये एसेट्स इतने में बिक जाएगी और उसको बेचकर इतना पैसा मिल सकता है। अगेन प्रूडेंस, क्योंकि अगर लॉस होने वाला है तो आप अभी से डिस्क्लोज कर दो, ताकि कोई भी बंदा जो कंपनी के साथ डिसीजन लेने की सोच रहा था, अब वो एकदम सतर्क हो जाए, उसे समझ में आ जाए कि नहीं बॉस, इस कंपनी में हाथ डालना तो खतरे से खाली नहीं है, हाथ जल जाएंगे। अगर आपने इस अजम्पशन को डिस्क्लोज नहीं करा, तो सामने वाला क्या सोच रहा है? अरे बिजनेस तो चलेगा, लगा दो पैसा। और वहीं अगर उसको पता चले अपन कि भैया दुकान तो बंद होने वाली है, तो भी क्या वो पैसा लगाएगा? आप खुद सोचो, मैं एक कंपनी में पैसा लगाने जा रहा था, ये मानते हुए कि बिजनेस अच्छा है, भविष्य अच्छा है, काम है, बढ़िया कमा के देगी, और जैसे ही मैं पैसा लगाने गया, वहीं उस कंपनी ने बोल दिया सर हम तो 6 महीने के अंदर बंद कर रहे हैं, तो मैं तुरंत पैसा जेब में डालूंगा और उल्टे पैर भाग जाऊंगा। कोई ऐसी कंपनी में पैसा लगाएगा क्या जो बंद होने वाली है? तो ये डिस्क्लोजर देना बेहद जरूरी है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, यानी आपके ऊपर गोइंग कंसर्न लग रहा है, तो आपको इसका डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति ये मानते चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न नहीं है, तो आपको इसका फैक्ट अपने नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी। सरकार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजेशन जिन अकाउंटिंग पॉलिसी को लास्ट ईयर फॉलो किया था, आगे भी वो उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करते हुए अपने खाते बनाएगा। यानी इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज में परिवर्तन करना पड़ा हो, और अगर करना पड़ा है तो आपको फैक्ट डिस्क्लोज करने होंगे, और अपनी बुक्स में अपनी पॉलिसीज चेंज करने के कारण जो फाइनेंशियल इंपैक्ट आया है, उसे अपने नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इवन इसका इंपैक्ट भविष्य में जो कुछ आने वाला है, उसका डिस्क्लोजर भी आपको अभी से देना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी मतलब एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया, तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। भैया तू अपनी मत सुन, लेकिन अगर कानून में परिवर्तन आ गया सुन लेना, अगर एस में परिवर्तन आ गया तो सुन लेना, और अगर करंट सिनेरियो के हिसाब से जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो आउटडेटेड हो गई है, और आपको लगता है कि आप अपनी पॉलिसी को चेंज करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, तो इट्स बेटर टू चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। तो कंसिस्टेंसी इज द सेकंड वन। और तीसरा, हमारे खाते एक्रूअल बेसिस पे बनाए जा रहे हैं, कैश बेसिस पे नहीं बनाए जा रहे हैं। एक्रूअल बेसिस पे बनाए जा रहे हैं, यानी खर्चा जो ड्यू हुआ है उसे हमने बुक किया है, इनकम जो अर्न हुई है उसे हमने रिकॉग्नाइज किया है, प्रोवाइडेड मिलने की निश्चितता हो। इनकम एक्रू हो गई लेकिन मिलने की निश्चितता नहीं है। मैंने साहब एक भाई को पाव भाजी का ठेला लगाया मैंने, और बढ़िया पाव भाजी खिलाई, 200 रुपये प्लेट, उसने 5 प्लेट खाई, 1000 रुपये की पाव भाजी हो रही है। अब मैंने जिस भाई को ये पाव भाजी खिलाई है वो सच्ची का भाई है, अपनी और अपने पिताजी की हिम्मत नहीं हो रही कि उससे 1000 रुपये मांग लें। पता पड़ा अपन ने 1000 मांगे, उसने 3 दे दी। हम तुम में कहाँ इतने फायर करेंगे, इतने छेद करेंगे कि पता ही नहीं पड़ेगा, कन्फ्यूज हो जाओगे कि गोली सांस कहाँ से लेना है। हाँ, ऐसा कुछ हो गया तो अपन इतनी रिस्क कौन ले? मेजरेबल तो है, लेकिन साहब सर्टेनिटी नहीं है कि पैसा मिल जाएगा। तो ऐसी इनकम बुक मत करो। लेकिन अगर सामने वाला भाई, रघु भाई, बोल दे कि अरे 1.5 फुटिया कोई दिक्कत नहीं, तेरे 1000 रुपये हैं, कल दे के जाऊँगा, भाई ने वचन दिया है, बोले भाई ने वचन दिया है, फिर बोले सरकारें पलट जाएंगी, भाई बोले नहीं पलटेगा, तो बोले लो इनकम बुक कर लो, और पता पड़ा 2 दिन में उनका एनकाउंटर हो गया, तो फिर से राइट ऑफ कर लो। तो भाई के केस में तो बेहतर है पैसे आ जाए तभी इनकम बुक करना, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है ना। तो मालिक, जब आप खाते बनाएं
तो जितनी इनकम एक्रू हो गई है, जितने खर्चे इनकर हो गए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के पे किया है या नहीं किया, आप उसे इसी वर्ष के खर्चे और इनकम में शामिल करेंगे। ऐसा कोई पेमेंट जो खर्चों से रिलेटेड है लेकिन वो खर्चे इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको एज ए इनकम ऑफ करंट ईयर ना मानते हुए इस साल की एसेट मानेंगे और प्रीपेड के नाम से, एडवांस एक्सपेंसेस के नाम से बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। वहीं अगर आपको कोई इनकम है, जैसे हमारी फीसेस हैं, बच्चा ज्वाइन करते से पे करता है लेकिन सर्विसेज तो बाद में परफॉर्म होती हैं, तो ऐसी फीसेस को हम एज ए इनकम तो बुक नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसको एज ए लायबिलिटी बुक करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। तो मालिक 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। अगर इनका पालन आप कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया के सब लोग ये मानते हुए आपके खाते पढ़ेंगे कि आपने जो खाते बनाए वो इन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन के आधार पर बनाए हैं। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर जरूर आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने इनमें से कोई एक या सभी अकाउंटिंग की जो फंडामेंटल असम्पशन है उनका पालन नहीं किया है और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ये इंपैक्ट पड़ा है। चलो सर, गोइंग कंसर्न द फाइनेंशियल, सर अब इतना भी नहीं यार, इतना थोड़ी होगा कि आपको मैं गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल समझाऊं, नहीं ना। चलो अब अपन ये पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑल्दो अपन ने पढ़ लिया सेट रूल्स, प्रिंसिपल, गाइडेंस, जिसके आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है। ऑल्टरनेटिव मैथड्स, अल्टरनेटिव वे में से किसी एक का जो चुनाव हम कर रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। हम मतलब अकाउंटेंट नहीं, मैनेजमेंट। अकाउंटेंट मैनेजमेंट की कठपुतली है, यानी मैनेजमेंट बोलेगा चलो 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 चलो, तो हम भी बोलेंगे हाँ सर, फिशू फिशू ऐसे करेंगे। तो सरकार, द अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड द मेथड of applying those principles adopted by an enterprises in preparation and presentation of financial statement। क्या 2 लाइन है इंपॉर्टेंट, एक तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और दूसरा मेथड है उनको अप्लाई करने की, कि हमने कैसे अप्लाई उसको किया है। काय में, इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटेंट हैज टू मेक डिसीजन फ्रॉम वेरियस ऑप्शंस for recording or disclosing item in the books of accounts। एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। ये लिस्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है और ये एंडलेस है, आप कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, जैसे खत्म करोगे फिर एक नया कुछ आ जाएगा। फॉर एवरी आइटम राइट फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। सुनना फिर से, फॉर every item right from valuation of asset and liabilities to recognition of revenue, providing for expected losses। For each event accountant need to form principle and evolve a method to adopt those principle। मतलब कुल मिला के जैसे उसमें बोला था ना कि हम मशीनों से घिरे हुए हैं, है ना, पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक, अप डाउन मशीन ही मशीन है। सिमिलरली जब अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाएगा तो उसको असेट्स रिकॉग्निशन से लेके, असेट्स के वैल्यूएशन से लेके, लायबिलिटी के रिकॉग्निशन, लायबिलिटी के वैल्यूएशन, किसी खर्चे के रिस्पेक्ट में, किसी इनकम के रिस्पेक्ट में, हर मोड़ पर, हर क्षण पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है। यही सारी चीजें हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्ट करती हैं। चलो आगे पढ़ें। दिस मेथड ऑफ फॉर्मिंग एंड अप्लाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो दिस मेथड ऑफ फॉर्मिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब आगे, एस बी से दैट अकाउंट इज बोथ बट अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते समय आपको क्या फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेना चाहिए। वैसे तो आप गाना गा सकते हो, छोड़ाए हम वो गलियां, सीए फाउंडेशन, ये तो सब सीए फाउंडेशन पढ़ लिया सर, बस एक बार देख लो यार जल्दी से। कौन कौन से सर, प्रूडेंस, मटेरियलिटी और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करेंगे दोस्तों। यानी
प्रूडेंस का मतलब ये हुआ कि आप जब भी किसी पर्टिकुलर आइटम का सिलेक्शन करेंगे, किसी चीज के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग करेंगे, तो आपको उस समय बस एक बात ध्यान रखना है कि सर गलती से भी इनकम एंटिसिपेटेड बेसिस पे बुक ना हो जाए। सर अगर कोई नुकसान या खर्चा एंटिसिपेटेड है, पता है होगा, तो वो अभी से बुक कर लिया जाए। बुक्स में असेट्स ओवर स्टेटेड ना हो, तो बुक्स में लायबिलिटी अंडर स्टेटेड ना हो। इसका मतलब अगर आप इनकम कम बुक कर रहे हैं और कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, बिल्कुल चलेगा, बिंदास चलेगा। याद करो AS 19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस, उसमें क्या बोलते हैं कि अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP कम है और फेयर वैल्यू ज्यादा है, तो आप बिंदास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP पे चलो, फेयर वैल्यू मत दिखाओ। लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP फेयर वैल्यू ज्यादा है तो नहीं चलेगा साहब। यानी असेट्स कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप उसको अंडर स्टेट कर लो, चलेगा। इनकम ज्यादा बुक नहीं होना चाहिए, कम बुक हो रही है चलेगा। खर्चे ज्यादा बुक हो जाएंगे चलेगा, नुकसान ज्यादा बुक हो जाएंगे चलेगा, लेकिन नुकसान को रिड्यूस मत करना। तो आपको प्रूडेंस का पालन इस तरह करना है। द एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंश्योर दैट प्रॉफिट्स आर नॉट ओवरस्टेटेड, losses are not understated, assets are not overstated and liabilities are not understated। अगर आप इस सिद्धांत का पालन करते हुए अपने पॉलिसी का सिलेक्शन करेंगे तो कभी भी आपका रीडर आपको गाली नहीं देगा कि तुमने मुझे हरा दिखाया और बाद में सब काला काला निकला। तो अगर आपने इस आधार पर बनाया है तो इसका मतलब क्लियर है कि सामने वाले को कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो नुकसान एक्सपेक्टेड था वो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया है। जो ऑर्गेनाइजेशन के बुरा साथ बुरा हो सकता था वो आपने पहले ही कंसिडरेशन में ले लिया है और अपने रीडर को बता भी दिया है। इससे बुरा होने के चांसेस नहीं है। अच्छे होंगे तो आप बोलना सरप्राइज, लेकिन शॉक नहीं लगना चाहिए। चलो सर, ये प्रूडेंस की बात हो गई, कॉस्ट और एनआरवी सब। अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, आपको अगर हमने ये विकल्प दिया है तो इसका मतलब आप इसे अपने हथियार ना बना लें सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के लिए। कई लोग बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कंपनी की जो असल पोजीशन है वो तो दिखती नहीं है और आप टैक्स बेनिफिट ले लेते हो। ऑल्दो ये सब बेनिफिट अगले साल रिवर्स हो जाते हैं। तो आपको पॉलिसी सिलेक्ट करते समय ये भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है यार दोस्त, कि आपको इस तरह से पॉलिसी सिलेक्ट करने हैं कि नुकसान कंसीडर हो जाए, इनकम रिकॉग्नाइज ना हो फ्यूचर की, लेकिन अननेसेसरी कोई सीक्रेट रिजर्व भी क्रिएट नहीं होने चाहिए। चलो सर, एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस डज नॉट परमिट क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व्स बाय अंडरस्टेटिंग प्रॉफिट एंड असेट और बाय ओवरस्टेटिंग लायबिलिटी एंड लॉसेस। सपोज अ कंपनी इज फेसिंग अ डैमेज सूट, no provision for damage should be recognized by a charge against profit unless the probability of losing the suit is more than the probability of not losing it। AS 29 है प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। वो क्या बोलता है कि अगर भविष्य में आपके ऊपर कोई खर्चा या नुकसान आने वाला है जिसकी परिस्थितियां आज या आज से पहले से प्रिवेल कर रही हैं, जिसके परिणाम भविष्य में छुपे हैं और भविष्य अनसर्टेन है, तो आप उस अनसर्टेन इवेंट का प्रेडिक्शन करके देखो, एस्टिमेशन करके देखो। अगर आपका होने वाला नुकसान ना होने की प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है, मतलब सिंपल, अगर नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है तो आप प्रोविजन क्रिएट करो, और अगर नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम है तो आपको प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और अगर उसका अमाउंट मतलब और उसकी अगर पॉसिबिलिटी रिमोट है तो फिर तो आपको डिस्क्लोजर देने की भी जरूरत नहीं है। यानी पॉसिबिलिटी 50 से कम है लेकिन है और अमाउंट सर्टेन है, सब्सटेंशियल है, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन अपने नोट्स टू द अकाउंट्स दे दो। लेकिन होने के चांसेस नाम मात्र के हैं, रिमोट हैं, होंगे ही नहीं, हमें ऐसा लगता है, तो फिर आपको उसके डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना जबरदस्ती में रीडर इन्वेस्टर पैनिक हो जाएगा, अपने को उसको थोड़ी चिंतित करना है। ठीक है सर, आगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बेस्ट एग्जांपल फाइनेंस लीज, HP assets, in the books of buyer, goods sold,
but not dispatched, risk and reward ट्रांसफर ऑब्लिक नॉट ट्रांसफर्ड। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। फाइनेंस लीज में क्या होता है सर? सर मालिक तो असेट्स का लेसर होता है, लेकिन हम उसे अपनी बुक्स में बुक करते हैं क्योंकि हम उस असेट्स की ओनरशिप से जुड़े हुए जो सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो एंजॉय कर रहे हैं। भले ही मालिकाना हक लेसर के पास है तो भी वो असेट्स अब हमारी बुक्स में दिखेगी, क्योंकि भले ही हम कागजों पे मालिक नहीं है, लेकिन साहब मालिक होने के जो फायदे और नुकसान है वो तो हमारे पास ही है। हायर परचेस पे खरीदी हुई असेट्स, आज हम मालिक नहीं है, लेकिन जिस दिन आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड तो हमारे पास आज ही थे, टाइटल भी ट्रांसफर हो जाएगा और एंड वी आर फॉर्मली श्योर कि हम तो आखिरी इंस्टॉलमेंट तक पेमेंट करने वाले हैं। सरकार, अगर मैंने माल बेचा, बिल फाड़ दिया, तो किताबों माल बिक गया, मैंने डिस्पैच नहीं करा और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करी, तो बताओ क्या होगा? सर अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं करी है और सिर्फ बिल फाड़ा है तो ये सेल नहीं कहलाएगी, आपको इसे रिवर्स करना पड़ेगा, ये आपका ही स्टॉक है और आपकी ही बैलेंस शीट में आएगा। ये सब जो बातें मैंने करी वो क्या है? लीगली कुछ और दिख रहा है, लीगली कुछ और दिख रहा है और सब्सटेंस में असल में कुछ और है। लीगली कुछ और दिख रहा है, कानूनन कुछ और दिख रहा है, असल में कुछ और है। तो जहां ऐसी कोई परिस्थिति बने कि लीगल कुछ और है, असल कुछ और है, तो आप लीगल को साइड में रखते हुए जो असल है, जो मुद्दे की चीज है, जो आपके रीडर को पता होना चाहिए, उसको अपनी बुक्स में कंसीडर करेंगे और वो वाली पॉलिसी फॉलो करेंगे जो इस पर आधारित हो, ना कि इस पर। तो सर ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विथ their substance and financial reality and not merely by legal form। ठीक है सर। what about the materiality? तो सरकार मटेरियलिटी के रिस्पेक्ट में क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम, दैट इज आइटम द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन of the user of the financial statement. Materiality is not always a matter of relative size. For example, a small amount of loss by fraudulent practice of certain employee can indicate a serious flaw in the enterprise's internal control system requiring immediate attention to avoid greater loss in future. मतलब ऐसा ही नहीं है कि मटेरियलिटी का मतलब है कि अमाउंट छोटा है तो उसको कंसिडर नहीं करना और अमाउंट बड़ा है तो उसको कंसिडर करो। आपको उसकी डेप्थ समझना पड़ेगी कि इसके इम्पैक्ट आज और भविष्य में क्या हो सकते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा एग्जांपल था, एक एम्प्लॉय ने चोरी करी है, भले ही 1000 रुपये की चोरी करी है, आपको उसको अपने विचार में, कंसिडरेशन में, संज्ञान में लेना पड़ेगा और ऐसे कुछ मेजरमेंट उठाने पड़ेंगे कि आपके जो सिस्टम में जो लूप होल्स थे आप उनको ठीक करो और भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था ना बचे कि एम्प्लॉय फिर से हमको चूना लगा पाए। क्योंकि आज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भले वो आज 1000 का लॉस है, कल वो लाख का होगा। तो ये मैटर डिस्क्लोजर की मांग करता है, फिर भले ही अमाउंट छोटा है। हाँ, लेकिन वहीं अगर आपने बोला कि सर मैंने तो देखो चाय पिलाई है, नाश्ते कराए हैं, छोटी मोटी मजदूरी चुकाई है, अब मैं इन सबको भी अपनी बुक्स में लाइन से शो करता जाऊँगा तो P&L 20 पेज का बनेगा, बैलेंस शीट 15 पेज की बनेगी। मेरे अकाउंट का जो रीडर है उसको 2-5 पेज पढ़ने के बाद तो नींद आ जाएगी। उसके लिए अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उतने इफेक्टिव, कंसाइज रहेंगी नहीं। तो मटेरियलिटी का मतलब ये भी है कि आपके जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो सारे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर हो जाने चाहिए। वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फैक्ट जो आपके डिसीजन मेकर के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। चलो सर पढ़ते हैं। इन सर्टेन केसेस quantitative limit of materiality is specified. A few of such cases are given below. जैसे कंपनी से शेड्यूल 3 बिल्कुल बोलता है कि 1 लाख रुपए या टोटल 1% ऑफ रेवेन्यू जो दोनों में से ज़्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए आप राउंडिंग ऑफ कर सकते हो। अब जैसे रिलायंस है यार, वो 1 लाख रुपए का खर्चा बताना चाह रहा है, नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि उसके लिए 5 लाख से छोटे खर्चे की कोई औकात ही नहीं है। तो फिर उस केस में वो 5 लाख रुपए तक के सारे खर्चों को मिसलेनियस
एक्सपेंसेस में या मिसलेनियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट में कंसिडर कर सकता है। तो ये भी मैटर करेगा, अ कंपनी शुड डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स शेयर इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% शेयर्स स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। ये बेसिकली कंपनी सेट की रिक्वायरमेंट है, ताकि आपके जो रीडर है उनको पता पड़े कि कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर क्या है, कौन है, उनका नेचर क्या है, वो लोग तो जानते हैं। तो वो उस हिसाब से डिसीजन लें कि इस कंपनी में अपनी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल अपने पास रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है बाकायदा कि आपको अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अपने फाइनल अकाउंट में जो एनुअल रिपोर्ट्स है उसमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है, और ये भी बताना पड़ता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपकी इक्विटी में कितना चेंज हुआ है और अब उसका क्या इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट डेट पर इक्विटीज के अंदर है, ये भी बताना पड़ेगा। चलो सर, मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई डिस्क्लोज कैसे करोगे, हाउ डू यू डिस्क्लोज योर अकाउंटिंग पॉलिसीज? तो ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज। एक डिस्क्लोज करना है। द डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एज सच शुड फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट and the significant accounting policies should normally be disclosed in one place। वही डब्बे में भरी और ऐसे बिखेर दी, कुछ P&L के साथ हैं, कुछ बैलेंस शीट के साथ हैं, कुछ कैश फ्लो के साथ हैं, कुछ नोट्स टू द अकाउंट्स में नहीं, एक साथ एक जगह पे आपको सारी मटेरियल और इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका डिस्क्लोजर एक साथ देना पड़ेगा। बीइंग ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर शुड कवर द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी अगर आपने अपनी डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी का सही डिस्क्लोजर नहीं करा तो बाकायदा आपका ऑडिटर अपनी रिपोर्ट तक क्वालिफाई कर सकता है। यानी इतना महत्व की चीज़ है, क्योंकि अगर आपने इनको बिखेर दिया तो आपका जो रीडर है उसके दिमाग में एक व्यू पॉइंट तो बन ही नहीं पाएगा ना कि खाते पढ़ना कैसे है, पढ़ते समय क्या परसेप्शन रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको एक साथ एक जगह पर ही अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अब आगे सर, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज ए मटेरियल इफेक्ट। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सर पहले बताओ कि चेंज कब कब करना अलाउड है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन चेंज देयर अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सर AS 1 ने ही बोला है, AS 5 में भी बोला गया है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 बड़े रीजन होते हैं। एक कि जब कानून में कोई परिवर्तन आ गया है और अब अगर आप अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे तो कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, कॉन्ट्रवेंशन होगा, तो फिर आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ेगी। दूसरा, कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अस्तित्व में आ गया या कोई पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अमेंडमेंट हो गया और उस कारण से अब आपको नए AS के हिसाब से, अमेंडमेंट के हिसाब से अपनी पॉलिसी चेंज करना पड़ेगी। तीसरा, जब आपको ये लगता है, आप ये सिद्ध कर देते हैं कि नई अकाउंटिंग पॉलिसी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज़्यादा एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन देगी, तो फिर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। और ये कब हो रहा है सर? जब इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आ जाते हैं। तो उस केस में आप जिस पुराने ढर्रे पे काम चला रहे थे वो अब आउटडेटेड हो गए, तो आपको फिर चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जो समय के साथ चेंज नहीं होता समय उसको भुला देता है, फिर चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो। एग्जाम्पल बड़े पड़े हैं मैनेजमेंट में, नोकिया पढ़ा है, HMT पढ़ा है, एम्बेसडर पढ़ा है, ये सब वो लोग हैं जिनको समय ने पता नहीं कहाँ दफन कर दिया और आज से 10 साल बाद तो कोई इनका नाम भी नहीं लेगा। आप लोगों ने फिर भी सुने नोकिया के नाम, जब आप बच्चे थे तो आपके सामने आते थे, अब तो खत्म हो जाएगा, एक टाइम आने वाला है। चलो, इन द केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ ए मटेरियल इफेक्ट इन द करेंट पीरियड, द अमाउंट बाय विच, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, in case of a change in accounting policy which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable। अगर वो measurable है, ascertainable है, तो आपको उसे बाकायदा डिस्क्लोज करना ही चाहिए। और आगे बोलते हैं कि अगर वो ascertainable नहीं है, measurable नहीं है, where such amount is not ascertainable
होली और इन पार्ट द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड, तो आपको उसके फैक्ट इंडिकेट करने पड़ेंगे। डन सर। चलो देखें, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, मटेरियल इन करंट ईयर, बोले हाँ सर। क्या उसका अमाउंट एसर्टेंड है? हाँ सर, तो आप उसको डिस्क्लोज कर दो। मटेरियल इन करंट ईयर, हाँ सर, लेकिन क्या मेजरेबल है? नहीं सर, तो हम मेजर तो कर नहीं पा रहे, तो एटलीस्ट इस बात के फैक्ट डिस्क्लोज करो कि हम मेजर क्यों नहीं कर पा रहे और हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या परिवर्तन किया है। तो आप यहाँ पे क्या कहता होगे कि हमने अपनी पॉलिसी में क्या चेंज किया है, और दूसरा हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं। सर नॉट मटेरियल इन करंट ईयर बट एसर्टेनेबल इन लेटर पीरियड, तो वो फैक्ट आपको अभी से बता देने चाहिए कि आज का ये चेंज इन पॉलिसी कल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मटेरियल इंपैक्ट ला सकती हैं, जिसके बेस पे आपके भविष्य के जो रिजल्ट्स हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है सरकार, ये भी हो गया। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप देख लो। डिस्क्लोजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर देना है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा हम और बात करें, चलो अब तो मेजरली सिर्फ अच्छा क्वेश्चंस भी चालू हो गए, तो एक काम करते हैं दोस्तों, एक लेक्चर को यहाँ पे रोक लिया है, इस लेक्चर को यहाँ पे रोक लेते हैं और अगला एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं और जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी इस लेक्चर को मैं यहाँ पर रोकता हूँ, और क्योंकि थियोरेटिकली बहुत कुछ हो गया, अब अपने को बस ये वाला इलस्ट्रेशन वाला पार्ट देखना है। यानी हम लोगों ने पूरा एएस तो डिस्कस कर लिया, एएस पूरा डिस्कस हो गया, उससे तय है। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनको आंसर कैसे करना है वो हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए सरकार, हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में और वहाँ पर इस एएस को बाइंड अप कर देंगे। सो बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।